हमेशा की तरह मेरे इस YouTube चैनल लैंग्वेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। थोड़ी सी परेशानी हमारी दुनिया में आ गई है। रूस जैसे बड़े से देश ने यूक्रेन पर हमला किया और थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति ला दी है। लेकिन सलाम है व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो एक छोटे से देश, कम संसाधनों के रहते हुए भी रशिया जैसे बड़े मुल्क से लड़ रहा है। सलाम करता हूं उसकी पत्नी ओलेना जेलेंस्की को भी, जो अपने पति के साथ कंधा से कंधा मिलाकर युद्ध क्षेत्र में लड़ रही है। ये एक एक्टर और कॉमेडियन थे और आज यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है सर्वेंट ऑफ द पीपल। चलिए, ये सब होता ही रहेगा। आज हम आपके सामने एक नई चीज़ पेश कर रहे हैं। आज हम विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह वीडियो आने में थोड़ा वक्त लग गया, माफ़ी चाहूँगा। पूछेंगे नहीं क्यों? क्योंकि इतिहास के इन पन्नों और उनकी बारीकियों के बारे में जानने में मेरे लिए भी बड़ी कठिनाई पैदा हुई है। पर आप बेफिक्र रहें, मैंने आपकी स्टडी के लिए एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख के काफ़ी मेहनत की है और हर चीज़ों को आपके लिए आसान बना दिया है। सबसे पहले इस सभ्यता के क्रोनोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नेचर नामक पत्रिका में प्रकाशित एक शोध में बताया गया है कि यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। इस समय की वस्तुओं की कार्बन डेटिंग यानी कि C14 के आधार पर इस सभ्यता का कार्यतिथि 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व के बीच मानी गई है। इस सभ्यता के कालक्रम को निश्चित करने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं, और इसके आधार पर इस सभ्यता को और भी पुराना बताया गया है। इससे जुड़े आर्कियोलॉजिस्ट, एक्सकावेटर्स एंड हिस्टोरियंस ने सर्वसम्मति से इस नदी घाटी सभ्यता का कालक्रम 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तय किया है। कोई भी सिविलाइजेशन एक दिन में पैदा नहीं हो जाती है। यह ग्रेजुअली डेवलप होती है, अपने संसाधनों का विकास करती है, सफलता की बुलंदी को छूती है और फिर विभिन्न कारक जैसे पर्यावरण में बदलाव, धरती में परिवर्तन, अयोग्य शासक, दुश्मनों के आक्रमण जैसी चीज़ों से प्रभावित होकर ख़त्म भी हो जाती है। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी यही कहानी है। उद्भव, विकास और ह्रास के हिसाब से इसे भी 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है पूर्व हड़प्पा काल, जो 7570 ईस्वी पूर्व से लेकर 3300 ईस्वी पूर्व तक का समय माना जाता है। दिसंबर 2014 ईस्वी में वर्तमान में हरियाणा के भिड़राना में खुदाई से यह अब तक का सबसे प्राचीन नगर माना गया है। इसका कार्यकाल 7570 ईस्वी पूर्व से लेकर 6200 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। इसी क्रम में मेहरगढ़ का भी नाम आता है। इसे नवपाषाण युग तथा ताम्रपाषाण युग की कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा कालक्रम 3300 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व माना गया है। यह आरंभिक कांस्य युग था। इस कैटेगरी में हड़प्पा, कोट दीजी, नौशारा और मेहरगढ़ आते हैं। यह क्षेत्रीकरण का युग था। तीसरा और महत्वपूर्ण कालक्रम 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर
1900 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है, जो एकीकरण का युग एवं मध्यकांस युग कहलाता है। इस समय यह सिविलाइजेशन अपने पिनेकल ऑफ सक्सेस पर थी। इसी समय यह फली फूली शहरों का विकास हुआ और मिस्र तथा मेसोपोटामिया जैसी समकालीन सभ्यताओं के साथ इसका संपर्क पैदा हुआ और व्यापारिक कार्य बढ़ा। अंतिम चरण 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, जिसे प्रवास युग कह सकते हैं। यह उत्तरकांस युग के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इस सिविलाइजेशन के नामकरण के रिलेशन में। 7th सेंचुरी बीसी में प्रेजेंट डे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लोगों ने ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की तो ज़मीन के अंदर से लोगों को बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने खुदा का वरदान, बून ऑफ द ऑलमाइटी समझा। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसर्न ने फर्स्ट टाइम इस सिविलाइजेशन को खोजा। आगे चलकर 1856 में फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने ऑफिशियल सर्वे शुरू करवाया। इसी साल 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन के दौरान जेम्स एंड विलियम बर्टन ब्रदर्स ने हड़प्पा के साइट के बारे में गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया। आगे चलकर 1861 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने के लीडरशिप में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक बनाया। 1921 में ASI के ऑफिसर दयाराम साहनी ने हड़प्पा साइट्स का एक्सकावेशन करवाया। हड़प्पा नाम इस स्थान पर पहली बार उत्खनन करने की वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अगले ही वर्ष 1922 ईस्वी में ASI के ही राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर एक्सकावेशन करवाया। यह सभ्यता सिंधु घाटी के आसपास फैली हुई थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता के लोगों द्वारा पहली बार कांसे का प्रयोग करने के कारण इस सभ्यता को कांस सभ्यता भी कहा जाता है। सुनने में आया है कि हरियाणा सरकार सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम बदलकर सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सिविलाइजेशन रखने जा रही है। यह भी ताज़ा खबर है। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांदा अर्थात चिनाब नदी के तट से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सुप्त गेंडोर तथा उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर तक लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस सभ्यता के अब तक के खोजे गए प्रमुख नगर हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुक्तगेंडोर, सुरकोतदा, चन्हूदरो, बनावली, आलमगीरपुर, कोट दीजी आदि। शोर्तुगई और मुंडीगाक भी अफगानिस्तान में से प्राप्त हुए हैं स्थान। आइए हम हमेशा की तरह प्रश्न और उत्तर के माध्यम से इस सभ्यता को जानने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि किस शताब्दी में पहली बार पंजाब प्रांत में हड़प्पा कालीन ईंटें मिली थीं? आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी। यहीं से समझ लीजिए इस सभ्यता, जिसे हम कई नामों से जानते हैं, की जानकारी प्राप्त होनी शुरू हो गई। दूसरा प्रश्न कालक्रम के हिसाब से है कि चार्ल्स मैसर्न ने किस वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? आंसर हो जाएगा
1826। 1856 में कनिंघम ने भी इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण करवाया था। यह सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली थी। आगे हो जाएगा आपको तीसरा प्रश्न। किस वर्ष बर्टन बंधुओं ने कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी थी? उत्तर हो जाएगा 1856 ईस्वी। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में किस वर्ष भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई? उत्तर हो जाएगा 1861, 1861 ईस्वी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा है कि दयाराम साहनी ने किस वर्ष हड़प्पा के स्थल का उत्खनन किया था? आंसर हो जाएगा 1921, 1921 ईस्वी। हम देखते हैं कि 1921-22 ईस्वी में भारतीय पुरातत्ववेत्ता राय बहादुर, इनका जो पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा के स्थल की खुदाई हुई और इनका इस काम में सहयोग दिया माधव स्वरूप वत्स ने। याद रखेंगे दो नामों को, पहले थे राय बहादुर दयाराम साहनी और उनके सहायक थे माधव स्वरूप वत्स। ये सब काम कर रहे थे जॉन मार्शल के नेतृत्व में। याद रखेंगे दयाराम साहनी प्रथम भारतीय थे जिन्हें जॉन मार्शल के सहायक के रूप में 1931 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग का महानिदेशक बनाया गया। अगला प्रश्न है छठा, एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के दौरान किस वर्ष में राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो का पता चला? आंसर हो जाएगा 1922। सातवां प्रश्न है, अभी तक सिंधु घाटी की सभ्यता के कितने स्थलों को खोजा जा चुका है? आंसर हो जाएगा 1400। कहीं कहीं पर 1500 आता है, तो मान के चलिए कि 1400-1500 के आसपास का है ये। ठीक है। अगला आठवां प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता का पता चलने से पहले भारतीय सभ्यता की शुरुआत कहाँ से मानी जाती थी? तो भारत में आर्यों के आने से मानी जाती थी, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा आर्य। ठीक है। अगला नौवां प्रश्न है कि सिंध में स्थित मोहनजोदारो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आंसर हो जाएगा मुर्दों का टीला, माउंड ऑफ द डेड। असल में मोहनजोदारो का जो पूरा डिटेल्ड वर्ड है, असल एग्जैक्ट वर्ड वो है मुअनजोदड़ो, मुअनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर किस नदी से आपस में जुड़े हुए थे? ठीक है। उत्तर हो जाएगा अंदूस नदी से। 11वां प्रश्न है कि नेचर नामक पत्रिका में प्रकाशित एक शोध के अनुसार हड़प्पा सभ्यता को कितना पुराना माना जाता है? आंसर हो जाएगा 8000 वर्ष पुराना। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? उत्तर है काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है
सुक्तागेंडोर और सुरकोत्रा के समुद्र तटीय नगरों की क्या विशेषता थी? प्रश्न दोहरा रहा हूं। सुक्तागेंडोर और सुरकोत्रा के समुद्र तटीय नगरों की क्या विशेषता थी? उत्तर हो जाएगा नगर दुर्ग का होना, यानी कि चारों तरफ जो सिटी थी उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी उसकी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट 14th हो जाएगा कि विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदारो स्थित विशाल स्नानागार किस उद्देश्य से निर्मित माना जाता है? ये सारी चीज़ें अनुमान पे डिपेंड हैं, क्योंकि खुदाई में हमें लिखित तो कुछ मिला नहीं। अगर लिखित मिला है तो वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए ऐसी स्टडी को आद ऐतिहासिक में के अंतर्गत रखा जाता है, इसे इतिहास नहीं माना जाता है। तो माना जाता है कि ये जो ग्रेट बाथ था ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए था, तो हमारा आंसर हो जाएगा धर्म अनुष्ठान। 16वां प्रश्न है मोहनजोदारो स्थित सबसे बड़ी रचना कौन सी मानी जाती है? आंसर हो जाएगा अन्नागार। देखिए यहाँ पर दो बिल्डिंग्स काफ़ी सिमिलर है, बराबर है, दोनों ही मोहनजोदड़ो में है। एक है ग्रेट बाथ वृहत स्नानागार और दूसरा है अन्नागार, लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अन्नागार बड़ा है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाएगा अन्नागार। नेक्स्ट 17th है कि हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से 6 कोठार मिले हैं जो ईंटे के चबूतरे पर 2 पात्रों में खड़े हैं? उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा में जो है एक चबूतरा मिला है और उस चबूतरे के पास क्या है कि ऊपर में ऐसा लगता है कि यहाँ पर गेहूँ चावल वगैरह को की दौनी होती थी, और उसी के बगल में 6-6 के खंड में 2 ऐसी इमारतें मिली जहाँ 6-6 कमरे हैं, यानी कि 6 इधर 6 उधर 12। नेक्स्ट है कहाँ पर घरों में अपने अपने कुएं मिले हैं? उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक, अगला है 19वां प्रश्न। सड़कों और मोरियों के अवशेष विशेष रूप से कहाँ मिले हैं? सड़कों और मोरियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? उत्तर हो जाएगा बनावली। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑलमोस्ट सभी घरों में उनकी खुद की नालियां हैं, सड़क है, सड़क पे भी 4 नालियां हैं, लेकिन वर्ड है कि विशेष रूप से ज़्यादातर का तो हमें ये बनावली में मिला है। अगला 20वां प्रश्न है कि विश्व में कपास की खेती सर्वप्रथम किन लोगों ने की थी? उत्तर हो जाएगा सिंधुवासी ने। आइए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता किस चीज़ पर आधारित थी? यानी कि वहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। ठीक है, व्यापार भी बड़े उन्नत स्थिति में था, लेकिन अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित थी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सरप्लस पैदावार थी, जिसके लिए अन्नागार वगैरह बने थे, कोठार। उत्तर हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से जौ कूट यानी कि हल रेखा, जो हल खेत में बने होते हैं, के निशान मिले हैं? आंसर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है हड़प्पा के लोगों को घोड़े और किस दूसरी वस्तु
महत्वपूर्ण धातु की जानकारी नहीं थी? आंसर हो जाएगा लोहा। यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास है। आगे हम लोग देखेंगे कि सुक्तागेंडोर में लोहे के घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। इसीलिए इस प्रश्न को लेकिन कहीं कहीं पर इतिहासकार लिख देते हैं कि घोड़े के प्रमाण भी नहीं मिले हैं, तो इसको मैं नकारता हूँ। और एक चीज़ याद रखेंगे, हाँ, लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं, घोड़े के साक्ष्य आगे चलकर मिल जाएंगे। 24वां प्रश्न है, बहुत सारी हड़प्पाई सीलें विदेश में कहाँ से प्राप्त हुई हैं? आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस जगह से प्राप्त मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है? उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। आगे मैंने एक डिटेलिंग की है कि सिंधु सभ्यता में विभिन्न स्थानों से आयात की जाने वाली वस्तुएं कि कौन कौन सी चीज़ें नॉर्मली कहाँ से मंगवाई जाती थी या कहाँ से आती थी। तो पहला है सोना। सोना हम देखते हैं कि वो अफ़गानिस्तान, फारस और कर्नाटक से आता था। आज भी कर्नाटक में ही सोने की खाने हैं इंडिया में। दूसरा है चांदी। चांदी ईरान, अफ़गानिस्तान और मेसोपोटामिया से आती थी। तांबा, खेतरी, राजस्थान में खेतरी माइन से वहाँ से आता है और बलूचिस्तान से। टीन ईरान और अफ़गानिस्तान से आता था। सेलखरी, सेलखरी एक तरह का पत्थर होता है, वो बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से मिलता था। हरित मणि दक्षिण भारत से मिलता था। शंख एवं कौड़ियाँ सौराष्ट्र, गुजरात एवं दक्षिण भारत से मिलती हैं। नील रतन बदख्शा से मिलते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 28वां हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में 4 या 5 मुख वाला एक सील मिली है। विद्वान उसे किस देवता का प्रतिरूप मानते हैं? उत्तर हो जाएगा शिव। 29वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मंदिर मिला है या नहीं? उत्तर हो जाएगा नहीं मिला है। ऐसा माना जाता है कि लोग नदी के किनारे जाकर ही पूजा पाठ किया करते थे, और यह जो विशाल मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, वहाँ जो है धार्मिक कार्य होते थे, लेकिन मंदिर के शक्ल में, टेम्पल के शक्ल में कोई जगह नहीं मिली है अभी तक। 30वां प्रश्न है कि हड़प्पा लिपि का पहला नमूना किस वर्ष में मिला था? लिपि मिली है, अभी तक पढ़ी नहीं गई है, लेकिन वो किस वर्ष में मिली थी? तो आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी। अभी नेक्स्ट प्रश्न है कि नापतोल के लिए हड़प्पा वासी किस पैमाने का प्रयोग करते थे? 16 आना आंसर हो जाएगा। अभी कुछ वर्षों पहले तक भी आने के शक्ल में होता, जब रुपया आना था, 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना, इस तरह करके। तो हमें ये देन समझ लीजिए हड़प्पा सभ्यता से मिली है 16 आना की। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है कि किस स्थान पर एक ही कमरे में 14 नर कंकाल मिले हैं? उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। एक ही जगह पर 14 नर कंकालों के मिलने से ऐसा लगता है कि किसी विदेशी ने आक्रमण किया और एक ही जगह सबको मार दिया, या आग लग गई तो झुलस के मर गए, या कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़ वगैरह आई तो एक ही जगह लोग, मतलब सामूहिक लाशें मिली हैं। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है कि हड़प्पा के किस स्थल से नहरों के प्रमाण मिले हैं?
उत्तर हो जाएगा शुर्तगोई। ठीक है, आगे देखते हैं। रेडियो कार्बन पद्धति यानी कि C14 के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या मानी गई है? शुरू में अलग अलग इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग डेटिंग की, लेकिन वस्तुओं की C14 यानी कि कार्बन डेटिंग के आधार पर क्या निकाला गया है? 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व का समय। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? उत्तर हो जाएगा आद ऐतिहासिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 36वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? उत्तर हो जाएगा शहद। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न कि सुरकोतरा, कालीबंगा और लोथल से किस पशु के अस्थि पंजर मिले हैं? उत्तर हो जाएगा घोड़ा। अब आप कहीं कहीं पे पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन मिले हैं सुरकोतरा से, कालीबंगा से, लोथल से। तो एक चीज़ जो नहीं मिली है वो लोहा नहीं मिली है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया में वर्णित किस शब्द का मतलब सिंधु सभ्यता से है? मेसोपोटामिया सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता थी। ठीक है, तो मेलुआ शब्द हो जाएगा, मेलुहा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का शासन किन लोगों के हाथ में होना माना जाता है? तो वणिक वर्ग के यानी कि बिजनेसमैन क्लास के। स्वास्तिक चिन्ह, हम आज वर्तमान में भी इस चिन्ह का जो हिंदू लोग प्रयोग करते हैं। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन मानी जाती है? तो ये सिंधु सभ्यता की ही देन मानी जाती है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? उत्तर हो जाएगा मात्र सत्तात्मक, चूंकि ज़्यादातर स्थानों से स्त्री की, माता के शक्ल में, औरत की, इस तरह की मूर्तियां मिली हैं अलग अलग रूपों में, इसीलिए इसको मात्र सत्तात्मक समाज माना जाता था। नेक्स्ट है 42वां प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस तरह के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? उत्तर हो जाएगा सूती एवं ऊनी। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर जिसका निचला हिस्सा भी किले से घिरा हुआ था वो था आंसर कालीबंगा। ठीक, एक बार आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन में मैंने आप लोगों को जो है वो सल्तनत काल पूरा करवा दिया है, आप प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद मैंने मुग़ल काल करवा दिया है जो बाबर से लेकर और औरंगज़ेब तक के पीरियड का है, वो भी आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्राचीन भारत में हम जाएंगे तो हमें नंद वंश, मौर्य वंश ये मिल जाएंगे, अलग से आपको शेर शाह सूरी का मिल जाएगा। तो ये सब प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे क्वेश्चन आंसर इजली देख सकते हैं। आपको जो करना है वो सिर्फ ये कि हमारे YouTube चैनल लैंग्वेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर कमेंट करें, जो मेरे लिए एक मोरल बूस्टर का काम करेगा। आप लोगों से बार बार विनती है, अनुरोध है कि मेरे चैनल लैंग्वेज को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट्स करें। आइए आगे देखते हैं 44वां कि किन दो स्थानों पर युग्म समाधियां मिली हैं।
युग्म समाधि से अर्थ है कि स्त्री पुरुष दोनों का एक साथ। अभी तक के समाज में भी हमने कई जगह देखा है कि जब पति की मौत होती थी तो पत्नी भी उसके साथ जलकर मर जाती थी। तो उसी तरह का युग्म समाधि मिली है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया था। तो ये कहाँ से था? लोथल और कालीबंगा। नाम याद रखेंगे कि लोथल और कालीबंगा, इन दो जगहों पर हमें युग्म समाधियाँ मिली हैं। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की विनाश का प्रमाणिक कारण क्या माना जाता है? तो बहुत ऑब्वियस है, बाढ़। क्योंकि हम देखते हैं कि सिंधु घाटी जो है वो नदी सभ्यता है। इसके आसपास जो नदी है, सिंधु नदी है, उसकी सहायक घग्गर नदियां हैं, रावी नदी है। तो नदी में बाढ़ आने की वजह से अचानक हो सकता है तो ये सभ्यता ख़त्म हुई हो। जो फिल्म बनी थी मोहनजोदारो, उसमें भी यही दिखाया गया है। 46वां प्रश्न है 46वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी के किस स्थल से हिरण के साक्ष्य मिले हैं? ये पूछा जाता है अलग अलग सवाल, कौन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कहाँ से मिले हैं। तो इसीलिए आप याद रखेंगे इसको। उत्तर हो जाएगा आमरी। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का क्रमिक पतन कब से माना जाता है? यानी कि सभ्यता स्टार्ट हुई, अपने चरम स्थिति पर पहुंची, और कब से ये ह्रास यानी पतन की ओर बढ़ती चली गई? आंसर हो जाएगा 1800 BC, 1800 ईस्वी पूर्व से। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में सड़क एवं मकान किस प्रणाली के बने थे? तो आंसर हो जाएगा ग्रिड पैटर्न। ठीक है, ग्रिड प्रणाली, यानी कि एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, यही ग्रिड प्रणाली है। चकुट्टी, एक दूसरे को समकोण पर काटना। 49वां आंसर है, क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में तांबे की प्राप्ति कहाँ से हुई? उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान से तांबा मिलता था। 50वां प्रश्न है कि हड़प्पा काल में किस चीज़ पर पुरुष देवता के रूप में 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं? उत्तर हो जाएगा मोहरों पर। देवता के एक तरफ हाथी है, एक तरफ बाघ, एक तरफ गेंडा तथा उसके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बना हुआ है। तो आप ये सभी जानवरों के नाम याद रखेंगे, हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा। उसके पैरों के पास 2 हिरण के चित्र हैं। इस देवता को पशुपतिनाथ महादेव कहा गया है। एक सींग वाला गेंडा तथा कुबर वाला सांड भी मिलता है। तो इतने सारे जानवर का चित्र एक ही जगह है। तो याद रखेंगे हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, हिरन, एक सींग वाला गेंडा और कुबर वाला सांड। तो उत्तर हो जाएगा मोहरों पर। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा माउंट गोमरी और लड़काना। ठीक है। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है कि ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना गया है? उत्तर हो जाएगा हरिपुरिया, हरियूपिया। यहाँ पुरिया लिखा गया है, हरियूपिया होगा। ठीक है। नेक्स्ट 53 है कि दिसंबर 2014 में सिंधु घाटी की सभ्यता के खोजे गए इस स्थल को अब तक का सबसे प्राचीन नगर माना गया है। तो उत्तर हो जाएगा भीड़ाना, और ये राजस्थान में है, भीड़राना। नेक्स्ट में मैंने क्या किया है कि सिंधु स्थल में खोजकर्ता, खोज का वर्ष, नदी तट, वस्तुएं आदि दी हैं। ये सब देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट 54वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
कि ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस टेक्नोलॉजी से सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या निर्धारित किया गया है? उत्तर हो जाएगा 6000 ईस्वी पूर्व। इससे पहले जो गया है हम लोग बिल्कुल लास्ट में उसको डिटेलिंग करेंगे। उसमें क्या है कि पूरा हड़प्पा सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन समा गई उतने फ्रेम में ही। कौन खोज करता है, किस स्थान की किसने खोज की, कहाँ से क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें प्राप्त हुई हैं और किस नदी के किनारे हैं। तो जब सारे प्रश्न उत्तर हमारे हो जाएंगे तो हम बाद में उसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि विद्वानों ने किस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी माना है? उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। याद रखेंगे, हड़प्पा को प्रथम राजधानी और मोहनजोदड़ो को सेकंड कैपिटल माना है। 56वां प्रश्न है कि किस स्थल से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ का अंकन तथा तांबे से बनी एक इक्का गाड़ी मिली है? उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? रिपीट इट, कि सिंधु सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सिंध का बाग कहते हैं। याद रखेंगे, हम लोगों ने पहले देखा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला, और उसे किस और नाम से जानते हैं? तो सिंध का बाग, ठीक है। नेक्स्ट जो है 58वां प्रश्न हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर था। यह किस इतिहासकार के कथन है? उत्तर हो जाएगा रंगनाथ राव के। नेक्स्ट 59 है कि किस स्थान पर गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है, यानी कि डॉल्स का बनाने का कारखाना कहाँ मिला है? उत्तर हो जाएगा चन्हुदरो। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला धातु कौन सा था? तो उत्तर हो जाएगा तांबा। ध्यान देंगे कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, और जो सबसे अधिक प्रयोग में धातु लाई जाती थी वो तांबा थी। अगला 61वां प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? उत्तर हो जाएगा रावी। 62वां प्रश्न है कि हड़प्पा में पश्चिम की ओर स्थित टीले को मॉर्टिमर व्हीलर ने क्या नाम दिया है? आई रिपीट द क्वेश्चन, कि हड़प्पा में स्थित पश्चिम की ओर स्थित टीले को मॉर्टिमर व्हीलर ने क्या नाम दिया है? आंसर हो जाएगा माउंट एबी, MOUNT, माउंट एबी। नेक्स्ट है किस स्थान में पाए गए कब्रिस्तान को समाधि R37 और समाधि H नाम दिया गया है? समाधि R37 और समाधि H, उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। किस स्थल से 14 भट्टों यानी कि ईंट के भट्टे और धातु बनाने की एक मंजूषा का अवशेष मिला है? उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। अगला 65वां प्रश्न है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? उत्तर हो जाएगा लाल रंग। आगे चलकर हम देखेंगे कि मिट्टी के बर्तनों पर कई अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया है। यह हमारा प्रश्न था कि सामान्यतः किस रंग का प्रयोग, तो ज़्यादातर लाल रंग का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को ग्रिड पैटर्न में शहर की बनावट दिखाई है, ग्रेड बाथ है, ग्रीनरी है, इन सब के चित्र दिए हैं आपके स्टडी के लिए, क्योंकि कभी कभी किसी एग्ज़ाम्स में चित्र दे देता है और पूछता है कि ये चित्र क्या है, किस चीज़ को दर्शाते हैं। 66वां प्रश्न है कि सिंधु शब्द का प्रयोग करने वाला पहला विद्वान कौन था? सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला विद्वान कौन था? उत्तर हो जाएगा जॉन मार्शल। हम लोगों ने देखा है कि पहले जो हड़प्पा की खुदाई हुई है वो जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में दयाराम साहनी ने की,
बाद में मोहनजोदड़ो की राखल दास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है कि सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उत्तर हो जाएगा कृषि। नदी घाटी की उपलब्धता के मारे खेती अच्छी होती थी। नेक्स्ट है 68वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे छोटे बाट का वजन कितने ग्राम के बराबर था? उत्तर हो जाएगा 13.64 ग्राम। अगला है 69वां क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की लिपि चित्र प्रधान लिपि थी, इसमें लगभग कितने चिन्ह थे? उत्तर हो जाएगा 400। आगे है कि मैंने ये दिखलाया है कि अलग अलग विद्वानों ने इस सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण बताए हैं। पहला है कि मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर हत्या कर दी गई, इतिहासकार डी कोसाम्बी बोलते हैं। जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई, ऑरेल स्टाइन का कहना है। प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ, जॉन मार्शल का कहना है। सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई, अर्नेस्ट मैके एवं जॉन मार्शल का कहना है। भूतात्विक परिवर्तन यानी कि अर्थक्वेक आ सकता है, और भी बहुत से हो सकते हैं, के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई, M.R. साहनी, R.L. राइक्स, जॉर्ज F. डेल्स, H.T. लैम्ब्रिक, इन सब लोगों ने कहा है। सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के कारण आक्रमण से नष्ट हुई, ये गार्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर, D.H. गार्डन, स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। अब है कि मोहरों की स्थिति, मोहरों के में जो चिन्ह बने हैं या वह अलग अलग चीज़ें मिली हैं, उनके आधार पर हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी राय अलग अलग ढंग से प्रस्तुत की है। मोहनजोदड़ो का शासन प्रतिनिधि शासक के हाथों में था, ये मैके साहब बोलते हैं। मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था, ये स्टुअर्ट पिगट कहते हैं। मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया, व्हीलर साहब ने। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का जो शासन है वो वणिक वर्गों के हाथ में था, क्योंकि बिजनेस काफ़ी डेवलप्ड स्थिति में था। आगे जो है 70वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में किस स्थल से तलवार बनाने के साक्ष्य मिले हैं? ध्यान देंगे कि ये बड़ी शांतिपूर्ण सभ्यता थी। ज़्यादातर स्थानों पर, कहीं ज़्यादातर जगहों पर कहीं भी इस तरह के चीज़ें नहीं मिली हैं जो युद्ध में इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन एक जगह से तलवार के निशान मिले हैं, वो है बालाकोट से, लेकिन ये उत्तर हड़प्पा काल की चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सिंधु सभ्यता के पूर्व की संस्कृतियाँ झूखर और झांगर, नाम याद रखेंगे, झूखर और झांगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? उत्तर हो जाएगा कोट दीजी। प्रश्न को एक बार फिर समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सिंधु सभ्यता के पूर्व की यानी कि उसके पहले की संस्कृतियों झूखर और झांगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कोट दीजी से। 72वां प्रश्न है कि कहाँ से खुदाई में कांचली मिट्टी एवं अन्य पदार्थों के आभूषण, ताम्र कुल्हाड़ी, चाट फलक एवं एक कब्रिस्तान मिला है? उत्तर हो जाएगा रोपड़। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में कहाँ की खुदाई में से तांबे की सामग्री, उस्तरे, मनके, पशु और मानव मृण मूर्तियाँ, बाट बटखड़े, मिट्टी की गोलियाँ, सिंधु लिपि में अंकित लेख वाली मुद्रा मिली है? उत्तर हो जाएगा बनावली। अगला प्रश्न है कि हाथी के दांत कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट 75वां प्रश्न है जो कि हमेशा विवाद में बना रहा था, लेकिन अंत में आते आते तक डाउट क्लियर हो चुके हैं कि हड़प्पा में भी
घोड़े की अस्थियां मिली हैं, यानी कि घोड़े के अवशेष मिले हैं, जो शुरू के किताबों में कई जगह हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा में घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले थी? घोड़े की अस्थियां सुतकोत्रा से। 76 प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की किस इमारत में गिरि पुष्पक, मैंने लिख दिया है कि गिरि पुष्पक क्या होता है, एक तरह से शिलाजीत होता है और जिसे पत्थर फूल पौधा भी कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो की किस इमारत में गिरि पुष्पक का प्रयोग हुआ है? उत्तर हो जाएगा विशाल स्नानागार। ये एक तरह से जॉइंट करने के लिए है ताकि पानी का रिसाव ना हो। पानी के रिसाव को रोकने के लिए जिप्सम और गिरि पुष्पक का इस्तेमाल किया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 77 कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जिसके फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है, याद रखेंगे। अलंकृत ईंटें, पकी हुई ईंटों का हुआ है, कच्ची ईंटों का हुआ है, सबका हुआ है, लेकिन ये एक खास जगह है जहाँ पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है और आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है। नेक्स्ट 78वां प्रश्न है, नगर निर्माण योजना और उपकरणों में समानता के आधार पर किस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा गया है? उत्तर हो जाएगा लोथल। हम देखते हैं कि लोथल जो है वो एक बंदरगाह है, पोर्ट सिटी है, और बहुत सारे सामान ऐसे मिले हैं या जो भवनों की बनावट है उसके आधार पर इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो का नाम दिया गया है। नेक्स्ट 79th क्वेश्चन है कि किस स्थल से घुटनों के बल चलते हुए 2 बच्चों की मूर्तियां मिली हैं? उत्तर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट 80वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से लगभग कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं? संख्या बतानी है, 2000 के आसपास। नेक्स्ट, किस स्थल से प्राप्त एक मुद्रा पर 2 नग्न नारियां अंकित हैं जो एक एक ध्वज पकड़े खड़ी हैं? उत्तर हो जाएगा चन्हूदरो। चन्हूदरो में हमें मनका बनाने की फैक्ट्री भी मिली है। नेक्स्ट 82वां प्रश्न है, किस खोजकर्ता ने सिंधु निवासियों में प्रचलित 3 प्रकार के शव विसर्जन के तरीकों का उल्लेख किया है? उत्तर हो जाएगा मॉर्टिमर व्हीलर। नेक्स्ट 83वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता को यूनानियों ने क्या नाम दिया है? उत्तर हो जाएगा सिंडोना। यहाँ पर कपास की खेती के मारे यूनानियों ने इसे सिंडोना कहा है। नेक्स्ट 84वां प्रश्न है कि लोथल से फारस की मोहर तथा कहाँ से मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार मोहर मिली है? उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट 85वां प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट 86वां प्रश्न है कि किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है? ध्यान से प्रश्न देखेंगे और ध्यान से ही उत्तर देखेंगे। हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता ही इसका उत्तर हो। देखिए क्या है इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये गलत यहाँ पर लिखा गया है, चीन की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता होगा। 86 का उत्तर सी, मेसोपोटामिया की उत्तर की सभ्यता याद रखेंगे। गलती से बाय मिस्टेक चीन की सभ्यता हो गया है। नेक्स्ट है 87वां प्रश्न कि सिंधु सभ्यता में कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था?
उत्तर हो जाएगा धोलावीरा। 86 का प्रश्न याद रखेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। नेक्स्ट 88वां प्रश्न है कि निम्न किस पुरातत्ववेत्ता ने पूर्व हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सबसे पहले उजागर किया? हमें उस आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताना है, तो उत्तर हो जाएगा अमलानंद घोष। इन्होंने ही सबसे पहले बताया पूर्व हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं के बारे में, अमलानंद घोष। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का भारत में वृहद स्थल कौन सा है? उत्तर हो जाएगा राखीगढ़ी। सिंधु घाटी की सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, न मोहनजोदड़ो न हड़प्पा। 90वां प्रश्न है कि वो कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र यानी कि उसका जो बंदरगाह का एरिया था एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ था? उत्तर हो जाएगा भोगवा, भोगवा नदी याद रखेंगे। 91वां प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, यह किस इतिहासकार के कथन है? उत्तर हो जाएगा बी लाल। 92वां प्रश्न है कि इनमें से कहां से विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। हम लोग देखते हैं कि जो मोहनजोदड़ो में ग्रेट बात है वहाँ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर है कि क्लियर है कि धार्मिक स्नान के लिए कालीबंगा में जगह बनी हुई थी और अग्निकुंडों की श्रृंखला मिली है। नेक्स्ट है पुरा स्थल जूनी कुराल, नाम याद रखेंगे। जूनी कुराल के किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो स्टेडियम हो जाएगा उत्तर। ठीक है। अगला 94th क्वेश्चन है। इससे पहले मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल लैंग्वेज को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आपके मन में जो भी बात आती है उसे ज़रूर लिखें। थम्स अप के द्वारा हमारे चैनल को लाइक भी करें। मैं कोशिश कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो वो आपसे भी आशा करता हूं कि आप थोड़ा सा सहयोग करें। तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल लैंग्वेज को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कीप इन योर माइंड द वर्ड लैंग्वेज। अगला 94वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से बनी थीं? उत्तर हो जाएगा सेल खड़ी। 95th क्वेश्चन है, 95वां, कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? मुहूर्त लिखा गया है, वर्ड होगा मोहरें। उत्तर है चौकोर। अन्य स्थानों पर हमें ये गोलाकार अंडाकार मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता में चौकोर थी। नेक्स्ट है 96th क्वेश्चन, किस स्थल में वृषण मुद्रा प्राप्त हुई है? उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 97th, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य नेवासा से, नेवासा। 98वां प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल युक्त स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? थोड़ा पानी पी लेने दीजिए। तो 98वां प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आंसर हो जाएगा धोलावीरा। नेक्स्ट है हड़प्पा को उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ पाया था,
वो कौन थे? उत्तर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। हम देख रहे हैं कि शुरू से ही इनके ही निर्देशन में दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी ये सब खुदाई करते चले आए हैं। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे। हम पहुंच गए हैं सेंचुरी की ओर और हमारा 61वां प्रश्न है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था जहां पर दुर्ग नहीं है? उत्तर हो जाएगा चन्हूदरो। और ये सबसे बड़ा, सबसे विशाल जगह भी चन्हूदरो ही है, याद रखेंगे। मनका बनाने के कारखाने मिले थे। 101 प्रश्न है सेंचुरी 1 की पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। उत्तर हो जाएगा इराक। उसे ही हम आज के मेसोपोटामिया बोलते हैं। नेक्स्ट है 102 102 एक जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? यानी कि हल चला हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। 103वां प्रश्न है कि पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? मतलब किस स्टडी को पुरालेख कहते हैं? तो शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख कहते हैं। 104वां प्रश्न है कि निम्न में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से नहीं मिले हैं, याद रखेंगे। 105वां प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम्स में आया है, इवन कि यूपीएससी के प्रीलिमिनरी में भी ये आ चुका है। ठीक है, प्रीलिम्स में उचित समतावादी। नेक्स्ट 106 106 क्वेश्चन है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, नहीं सौराष्ट्र में है ये। ठीक है, रंगपुर कहाँ है? तो सौराष्ट्रपुर में है, सौराष्ट्र में ये है। नेक्स्ट है 107 कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से युगल स्त्री पुरुष के शवदान का साक्ष्य मिला है? आंसर हो जाएगा लोथल। आइए 108वां प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? उत्तर हो जाएगा नगरों के अवशेष। हमें मोहरें मिली हैं, लेकिन मोहरों पर क्या लिखा था ये नहीं मालूम है। बर्तन है, बर्तन पे क्या लिखा था? तो हमें बेस्ट जो है, जो अवशेष मिले हैं, इमारतें मिली हैं, उसी के आधार पर हम इसकी स्टडी तय करते हैं। 109वां प्रश्न है कि निम्न में से किस पशु की आकृति की मोहर मिली है जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? उत्तर हो जाएगा बैल। 110वां प्रश्न है हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा क्या थी? देखते हैं। उत्तर हो जाएगा कि मृतिका पात्र जो घैला होता है, उसके साथ शरीर का विस्तारित शवदान करना। 111वां 111 प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस चीज में? तो मातृशक्ति में, है ना, मदर गॉडेज मातृशक्ति में। 112वां प्रश्न है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ, आइडोलेट्री का प्रारंभ कब से माना जाता है? उत्तर हो जाएगा पूर्व आर्य से, यानी कि जब स्टार्टिंग हो रही थी तब से ही। नेक्स्ट 113वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया जाता था? उत्तर हो जाएगा चिकीती पद्धति, चिकीती पद्धति। नेक्स्ट 114वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत
गोदावरी नदी में विकसित सभ्यता कौन सी थी? आंसर हो जाएगा दैमाबाद। ये महाराष्ट्र के आसपास आती है, महाराष्ट्र में है ये दैमाबाद। 115वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम को सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है? आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। 116वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा उत्तर हो जाएगा मिट्टी के पात्र के लिए। 117 हड़प्पा निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? अब मेहनत करते थे तो खेल कूद भी करते होंगे, तो शतरंज में रुचि रखते थे, बुद्धि वाले लोग थे। 118वां है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो तथा सबसे छोटा शहर कौन सा था? उत्तर हो जाएगा अलाहादीनो। लेकिन बाद की खुदाइयों में जो है चन्हुदरो भी है, लेकिन जो एक डेवलप्ड और प्लांट सिटी थी वो मोहनजोदड़ो ही थी जो सबसे बड़ी थी। चन्हुदरो सबसे बड़ा था, लेकिन उसमें किसी भी तरह के दुर्ग वगैरह नहीं मिले हैं। 119वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय व्यापार था, और जो इनकम का स्रोत था वो कृषि थी। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था, और जो इनकम का मेन साधन था वो कृषि ही थी। 120वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विश्व विरासत स्थल जहां पशुओं, पक्षियों एवं मनुष्य के चित्र दर्शाती प्राचीन गुफाएं हैं, उसका नाम क्या था? तो ये भीमबेटका हो जाएगा, भीमबेटका। 121वां प्रश्न है कि त्रिस्तरीय भवन नियोजन प्रणाली निम्न में से किस जगह मिली है? त्रिस्तरीय भवन नियोजन प्रणाली धोलावीरा में मिली है। 122वां प्रश्न है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के नहीं हुए हैं। ठीक है, घोड़ा मिल गया है, हाथी मिल गया है, गेंडा मिल गया है, शेर साहब नहीं मिले हैं। 123वां प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल से चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है। तो ये कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। इस तरह हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, और जैसा कि मैंने कहा है कि वर्तमान समय में आजकल में हरियाणा सरकार जो है इसे सरस्वती सभ्यता का नाम देने जा रही है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल लेवनेज। उम्मीद है आप सबों को ये पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि 100% तो नहीं, 99% एक्यूरेसी के साथ आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की सैर कराएं। ठीक है, थैंक यू डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो ना, क्या जाता है आपका। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत कर दो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के बीच भेजो इसको, उनसे सब्सक्राइब करो। ठीक है, आई विल बी ऑब्लाइज्ड टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।